आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो है कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं पार्ट 2। ठीक है, इसको कई पार्टों में मैंने बांट के आपको पढ़ाया है। पार्ट 1 में मैंने स्वतंत्रता प्राप्त से पहले, भारत में स्वतंत्रता प्राप्त से पहले जो कृषि संबंधित प्रमुख योजनाएं थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो पार्ट 2 के अंतर्गत जो है मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत में कृषि संबंधित प्रमुख योजनाएं थी, जो रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ थी, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई पार्ट में इसको बांट के पढ़ा रहा हूं ताकि बेहतर ढंग से मैं आज को आपको समझा सकूं, कि बेहतर ढंग से आप समझ सकें, इसीलिए मैंने इसको कई पार्ट में बांट करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए मैं क्लास को अपने स्टार्ट करता हूं। पहली जो भारत की प्रमुख योजना थी वो थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट, यानी इटावा अग्रगामी योजना। इटावा अग्रगामी जो है वो योजना भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहली मुख्य योजना थी, जिसका संचालन जो है वो 1948 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है जिसने इसको चलाया था, इसके जो प्रमुख संचालक थे श्री अल्बर्ट मेयर थे। ठीक है, इसको जो संचालक थे प्रमुख श्री अल्बर्ट मेयर थे, जो एक क्या थे, अमेरिकन ग्रामीण समाजशास्त्री थे। यह एक ऐसी प्रभावी योजना थी जिसके परिणामों को देख करके देश में सामुदायिक विकास परियोजना का प्रारंभ हुआ था, उसका मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ था। इसीलिए इसे जो है वो अग्रगामी पायलट योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख रूप से इटावा जो पायलट प्रोजेक्ट था वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से जो है संचालित किया गया था। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली योजना थी। इसको जो संचालक करता थे वो थे श्री अल्बर्ट मेयर थे। और ये क्या थे, ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे और इन्होंने इसको हमारे देश में संचालित किया था। और ये ऐसी योजना थी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके संचालन, उसके मार्ग का जो प्रशस्तीकरण है, उस योजना के मार्ग के प्रशस्तीकरण का कार्यक्रम जो है वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा चलाया गया था। इस योजना के द्वारा ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका जो है उस योजना का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ था। इसीलिए इसे अग्रगामी एक विकास कार्यक्रम या अग्रगामी योजना के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के महेवा ग्राम को केंद्र मान करके उसके आसपास 64 गांवों को चुना और ग्रामों तथा ग्रामीण के समन्वित विकास के उद्देश्यों को लेकर विकास कार्यक्रम की सन 1948 ईस्वी में शुरुआत जो है वो की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के महेवा ग्राम को केंद्र मार करके लगभग 64 गाँव में इस योजना को चुना गया था और इसके विकास कार्यक्रम को सन 1948 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अक्सर आपके एग्जाम में जो है पूछी जाती है। तो बिल्कुल इसकी क्या विशेषताएं थी, इस योजना में विलेज लेवल वर्कर VLW की नियुक्ति की गई, जो विकास कार्यों में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। अतः VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा इटावा अग्रगामी योजना की ही देन है। ठीक है, तो VLW विलेज लेवल के जो वर्कर थे उनकी ग्रामीण लेवल में नियुक्ति की गई और गांव के विकास से संबंधित जो कार्य थे उसको बताना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं के बारे में किसानों को बताना और उसका लाभ पहुंचाना, ये VLW वर्क का जो है वो जो विलेज लेवल पे वर्कर थे, जो विलेज लेवल पे ग्रामीण सेवक नियुक्त किए गए थे, उनका जो है वो काम था। इसके प्रकार से इस योजना की सफलता से ही प्रेरित होकर के गोरखपुर, फैजाबाद आदि स्थानों पर ही इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई तथा भारत में इस योजना के सफल होने पर ही 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था उसके लागू हो जाने के बाद, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सही रूप से क्रियान्वित होने के बाद जो है वो भारत में 1952 ईस्वी में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो चलाया गया था। तो कहीं ना कहीं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो नींव थी
वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट में ही जो है वो पड़ गई थी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सफलता को देखते हुए 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिससे ग्रामीण विकास को एक नया आधार प्राप्त हुआ और बहुत तेज़ी से गाँव का जो है वो विकास हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसके बाद नीलाखेड़ी परियोजना। ठीक है, नीलाखेड़ी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये जो है उद्देश्य था पाकिस्तान से विस्थापित हुए 700 परिवारों को बसाना। इसका उद्देश्य क्या था? नीलाखेड़ी परियोजना का, जो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो यहाँ पर आ गए भारत में, और जो भारत में मुस्लिम थे वो जो है पाकिस्तान में चले गए। तो जो वहाँ से मुसलमान परिवार जो जो हिंदू परिवार पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको विस्थापन की व्यवस्था करना, उनको अपने देश में बसाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, और इस परियोजना के नेता थे जो श्री एस केडे थे। ठीक है, परियोजना के नेता कौन थे? श्री एस केडे जो है इसके प्रमुख नेता थे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं जो है वो करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच लगभग 100 एकड़ दलदली जमीन का उपयोग करके इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का नाम मजदूर मंजिल था। इस योजना के निदेशक थे श्री जो है वो एस केडे थे। इनका पूरा नाम नहीं आया है। बाद में भारत के सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो ये योजना प्रमुख रूप से जो विस्थापित लोग थे, पाकिस्तान से जो हिंदू वर्ग थे विस्थापित हुए थे, जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग हुए थे, इंडिया में आए थे, उनको बसाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कहाँ पर ये संचालित की गई थी? करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में जो 100 एकड़ दलदली क्षेत्र था, वहाँ पर योजना का विकास किया गया। वहाँ पर लोगों को जो है प्रमुख रूप से बसाया गया था। तो इस प्रकार से योजना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना या सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी इंडिया में। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। और योजना का विशेषक थी इस कार्यक्रम के निर्माण में 3 प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ ने विशेष योगदान दिया था। ठीक है, अमेरिकी जो प्रमुख 3 विशेषज्ञ थे उनका प्रमुख योगदान था। कौन कौन थे? डगलस एंसिमगर, ठीक है, डगलस एंसिमन और डगलस क्रेचियर और CDP रनाडे। ये प्रमुख रूप से इसके प्रमुख योगदानकर्ता में इनका नाम आता है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामुदायिक योजना के 3 मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे, यानी ग्रामीण विकास से संबंधित ये एक प्रमुख योजना थी, जिससे गांव में बहुत तेजी से जो है वो विकास हुआ था। यह योजना कब चलाई गई थी? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में जो है वो चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण अंचल का विकास करना। ठीक है, सामुदायिक विकास करना। कैसा? कि ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ग्रामीण समुदाय का, ग्रामीण अंचल के लोगों का सामुदायिक विकास करना, शैक्षिक विकास करना और आर्थिक विकास करना, राजनीतिक विकास करना। तो सामुदायिक विकास जो है वो प्रमुख योजना थी इनकी। ग्रामीण जनों के मध्य सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना। पहला इसका उद्देश्य था ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, और दूसरा इसका उद्देश्य था ग्रामीण जनों के मध्य सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना, और तीसरा इसका जो उद्देश्य था ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, विश्वास पैदा करना, स्वयं प्रेरित होकर के कार्य करने की प्रेरणा तथा स्थानीय नेतृत्व एवं संस्थाएं विकसित की जाए और उस क्षेत्र की समस्या का अपने स्तर से निराकरण कर सके। ठीक है, तो ग्रामीण जो है वो ग्रामीण अंचल में जो है वो ग्रामीण अंचल का सर्वांगीण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। गांव की जो जिम्मेदारियां, गांव की जो प्रमुख रूप से समस्याएं हैं, ठीक है, कृषि संबंधित जो समस्याएं हैं, शैक्षिक जो समस्याएं हैं, उन सभी का निराकरण जो है वो करना इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो रहा है। ठीक है, इसके बाद सामुदायिक विकास के लिए जिन प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम 5 भागों में जो है वो
विभाजित कर सकते हैं। तो सामुदायिक विकास के लिए जिन प्रमुख प्रयोगों को किया जाता है उन्हें कई पार्ट्स में विभाजित किया गया है, जैसे सामुदायिक आवश्यकताओं में कार्य करने के लिए प्रेरकों का पता लगाने की विधि, संचार विधियों का विकास, स्वयं की सहायता से सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने की विधि, और इसके अलावा बाह्य सहायता एवं बहुउद्देशीय विकास कार्य योजना विधि, सामुदायिक विकास गतिविधियों को समन्वय करने की विधि। ठीक है, अन्य विशेषताएं हैं इसकी। वर्तमान में यह योजना चालू है, यद्यपि इसकी रूपरेखा काफ़ी परिवर्तन हो गया है। वर्तमान में भी यह योजना जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन इसकी रूपरेखा नाम में जो है वो परिवर्तन हो गया है। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था गाँव का सर्वांगीण विकास करना, गाँव में शैक्षिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो है गाँव के लोगों का विकास करना, गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको उजागर करके उसका निराकरण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम। सघन कृषि विकास कार्यक्रम IADP जिसको कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब प्रारंभ किया गया था? 1960 और 61 में प्रारंभ किया गया था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP जिसको कहते हैं, हिंदी में सघन कृषि विकास कार्यक्रम। सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1960-61 में चलाया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? वर्ष 1959 से 60 में फोर्ड फाउंडेशन के कृषि उत्पादन मंडल के रिपोर्ट अनुसार देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि अनुकूल क्षेत्रों सघन कृषि विकास कार्यक्रम पर बल देना। ठीक है, तो प्रमुख रूप से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और सघन जो है कृषि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो मेन रूप से कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, अधिक अन्न उपजाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी क्या विशेषताएं थी? कृषि के सघन विकास के लिए LADP लैंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी LLAP जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैंड एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम इसके माध्यम से चलाए गए थे जिसके माध्यम से अन्न का अधिक उत्पादन लिया जा सके। कम से कम ज़मीन जो हमारे पास लैंड एरिया है, कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त करना और खाद्यान्न की समस्या को दूर करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह योजना कब चलाई गई थी? 1960-61 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी आपसे सघन कृषि कार्यक्रम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, या फिर सघन कृषि कार्यक्रम कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या फिर एक किला है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम भी है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम है। ठीक है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम, चाहे इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कुछ भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज में हो, सब अलग अलग है, थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, तो जो आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो क्या है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम के तहत अनुकूल क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों को शीघ्र कृषि उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ करने में बल दिया गया। इसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 60-61 में देश में 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये जो सघन कृषि विकास कार्यक्रम है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो कई अलग 1960-61 में चलाया गया था और कई अलग अलग पार्ट में चलाया गया था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये अलग अलग प्रोग्राम्स थे जो इसी के तहत जो है वो चलाए गए थे। इसका ये उद्देश्य था कि एरिया को, ठीक है, किसी भी जिले के जो भी जिले लेवल पर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है, जिससे भारत में खाद्य की समस्या जो है वो जो भोजन की समस्या है उसका निराकरण हो सके। देखिए स्टूडेंट्स, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, तो फिर हमारे पास सबसे बड़ी जो चुनौती थी भारत के पास वो थी खाद्यान्न की समस्या। ठीक है, अन्न कैसे, हम जो भी हमारी जनसंख्या थी उसको अन्न कैसे प्रोवाइड किया जाए, उनकी भूख की समस्या कैसे दूर किया जाए। ठीक है, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना जो है वो सिंचित क्षेत्र नहीं था।
ठीक है, सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध थे और उन्नतशील प्रजातियों का विकास नहीं था, ठीक है, कृषि तकनीक का ज्ञान उतना अच्छा हमारे पास नहीं था, जिससे हम अन्न उतना अच्छा उत्पादित नहीं कर पाते थे, ठीक है। मोस्टली मिलेट्स ही, मोटे अनाज ही हमारे पास होते थे। हमारे पास जो है दलहन और तिलहन और जो है चावल का उत्पादन बहुत ही कम होता था। तो इस प्रकार से काफ़ी हमारे पास खाद्यान्न की समस्याएं थी। तो कई सारी योजनाएं चलाई गई जिसके तहत खाद्यान्न की समस्या को दूर किया गया था, ठीक है। तो इस सब चुनौतियों से निपटने के लिए ये सारे प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए प्रमुख रूप से चलाए गए थे। तो इनके तहत जो है वो कई सारे सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे जिलों को सेलेक्ट किया गया और उस जिले में सघन कृषि जिला कार्यक्रम को लागू किया गया और देखा गया कि उत्पादन में कैसे हमको वृद्धि हमारी हो रही है, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था वो कई सारे अलग अलग जिलों में, प्रमुख रूप से 7 जिलों में शुरुआत में चलाया गया था। किन किन जिलों में चलाया गया था? तंजावुर तमिलनाडु में, पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश में, संबलपुर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़ में, लुधियाना पंजाब और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में कहाँ चलाया गया था? अलीगढ़ में सर्वप्रथम ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये तमाम 7 जिले थे देश के जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो पहले ट्रायल के तौर पर जो है वो चलाया गया था। इसके बाद फिर सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सघन क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये भी सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। ये भी 1961 में जो है चलाया गया था। ये जो है प्रमुख रूप से क्षेत्र को ये और बड़े लेवल पे जो है वो लागू किया गया था। तो ये जो कार्यक्रम था इस सफलता से उत्साहित होकर के केंद्र सरकार 1964 ईस्वी 65 ईस्वी में देश के 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो जब सघन कृषि जिला कार्यक्रम में हमें सफलता प्राप्त हुई, सघन कृषि जिला कार्यक्रम में जब केंद्र सरकार ने सफलता देखा तो 1964 ईस्वी में और बड़े लेवल पे जो है वो एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो ये काफ़ी जो है वो लगभग 114 जिलों में जो है वो देश के ये प्रमुख रूप से चलाया गया था और फसलों के क्षेत्र वितरण को ध्यान में रखते हुए उन विशेष क्षेत्रों को फसलों का चुनाव किया गया जिनमें विकास की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार से उसी प्रशासन व्यवस्था को राज्य जिला प्रखंड स्तर बनाए रखते हुए सफल को प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया और सघन कृषि क्षेत्र को जो है वो कहलाया था। तो सघन कृषि जो क्षेत्र कार्यक्रम था वो सघन कृषि जिला कार्यक्रम की प्रगति को देखते हुए 1964 ईस्वी में भारत में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। ये प्रमुख रूप से देश के लगभग 65 में देश के 114 जिलों में प्रमुख रूप से जो है वो चलाया गया था और इसके अंतर्गत जो है वो काफ़ी जो है वो क्षेत्र को विकास किया गया, कृषि संबंधित क्षेत्र को विकास किया गया और जो भी उपयोगी हमारी फसलें हैं, ठीक है, जिसमें देखा गया कि इनके उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, तो उन उपयोगी फसलों पे जो है वो उत्पादन पे प्रमुख रूप से फोकस किया गया, ठीक है, दलहन तिलहन और अनाज वाली फसलें जैसे धान मक्का आदि पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रखंड स्तर पे योजना से जिला कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। इसके बाद अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, हाई यील्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाई यील्डिंग प्रोग्राम, हाई यील्डिंग प्रोग्राम, हाई यील्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम या अधिक उपज प्रमुख कार्यक्रम। तो अधिक उपज प्रजाति, अधिक उपज जो प्रोग्राम है, हाई यील्डिंग प्रोग्राम जो है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम है, वो सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्नतशील प्रजातियों के विकास से संबंधित जो पहला प्रोग्राम चलाया गया था उसे हाई यील्डिंग प्रोग्राम के नाम से हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ये क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलपमेंट, यह चाहिए हाई यील्डिंग हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम जो है वो इसे कहते हैं। ये इसका प्रारंभ जो हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था और
ये इसका उद्देश्य क्या था, उन्नतशील किस्मों के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, उन्नतशील किस्मों के माध्यम से देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी विशेषताएं जो थी, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान मैक्सिको के निदेशक डॉक्टर NE वोरलाग ने भारत में गेहूं के क्षेत्रों का दौरा किया और परीक्षण के लिए बौने गेहूं की 4 किस्मों के बीज थोड़ी सी मात्रा में भारत में भेजा। उन बीजों का परीक्षण दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, पंतनगर, भुवाली और विक्रम में हुआ था। ठीक है, तो हाईल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो उन्नतशील किस्मों के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, तमाम प्रकार की उन्नतशील जो किस्में हैं उसके माध्यम से अपने देश में ला करके उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना। ठीक है, जो विदेशों में उन्नतशील प्रजातियां हैं उसको भारत में ला करके उगाना और भारतीय किस्मों के साथ क्रॉस करा के उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग थे, जो विश्व हरित क्रांति के जन्मदाता कहे जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग ने भारत में आकर के भारत की जो है वो फसलों का विजिट किया, भारत में आकर के भारत की खेती का निरीक्षण किया और विदेशों से जो है वो कई सारी विदेशी किस्मों को भारत में दिया। ठीक है, तो भारत में कई रूप से भारत के जो वैज्ञानिक थे उन किस्मों से जो है वो भारतीय किस्मों का जो है वो संकरण करा करके नई किस्मों को जो है वो विकसित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जो इन बीजों का जो परीक्षण किया गया था वो कहाँ किया गया था, दिल्ली में, लुधियाना में, कानपुर, पंतनगर और भुवाली क्लिंटन में हुआ था। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ थी, कृषि जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन थे, वहाँ पर इन बीजों का परीक्षण जो है वो किया गया था और इन परीक्षणों में से 4 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई, जबकि इसकी अपेक्षाकृत भारतीय प्रजनक जातियों की उत्पादन क्षमता 2.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक न थी। सन 1965 में परीक्षणों से प्राप्त उपज परिणामों के आधार पर लरमा, रोही, सोनारी किस्मों को आम बुआई के लिए किसानों को दिया गया और साथ ही शस्त्र क्रिया तकनीक का प्रसार भी दी गई और 1966 में मैक्सिको से भारत सरकार ने लरमा, रोही एवं सोनालिका बौनी जातियों के 1000 टन बीज मंगाया था। ठीक है, तो इसका क्या था कि विदेशों से जो मंगाए गए बीज थे उसको भारत के जो हमारे रिसर्च सेंटर थे, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी, अनुसंधान जो केंद्र थे, वहाँ पर इसको वितरित किया गया और काफ़ी जो है वो जब इसको भारत में उगाया गया इनके बीजों को, तो काफ़ी जो है वो इसका उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके उत्पादन में लगभग दुगना वृद्धि हुई। जितना हम अपने यहाँ प्रोडक्ट करते थे उसका 2 गुना से ज़्यादा जो है वो हम विदेशी किस्मों से प्रोड्यूस जो है प्राप्त किए और फिर इन किस्मों से भारतीय किस्मों को जो है वो क्रॉस करा के, संकरण करा के नई किस्मों को जो है विकसित किया गया और फिर कुछ दिन बाद और ज़्यादा बीज जो है वो विदेशों से मंगाए गए और उसको हमारे यहाँ उगा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया गया। फिर उन बीजों को किसानों को वितरण का काम किया गया था। तो ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो भारत में चलाई गई थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना और अधिक उत्पादन को बढ़ाना इस योजना को प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसी वर्ष गेहूं के साथ साथ बौने धान आयात फिलीपींस, तो ये कई सारे जो है वो कार्य इसके अंतर्गत जो है वो हुए थे और बहुत ही बेहतर जो है वो परिणाम मिले थे। ठीक है, तो कई सारी जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं, मुख्य रूप से इसका फोकस किस पे था, सीरियल क्रॉप्स था। अनाज वाली फसलों के अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि जो है वो प्राप्त हो पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम RBS महाविद्यालय पे इसका PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट ये कब चलाया गया था, 1965 ईस्वी में। और इसका क्या उद्देश्य था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR द्वारा सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली बनाना एवं योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रयोग करना। ठीक है, तो जो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट था वो क्या था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शन जो योजना थी 1965 ईस्वी में भारत में संचालित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था जो ICR के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली में जो अनुसंधान कार्य चल रहे थे, वैज्ञानिक द्वारा जो
रिसर्च वाली चीज़ें थी, जो रिसर्च वैरायटीज़ थी, उनका प्रदर्शन करना। ठीक है, जो अनुसंधान कार्य कृषि में हो रहे थे उनको प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को दिखाना। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी अनुसंधान कार्य होते हैं उसको किसानों तक जब वो सही रूप से पहुंचते हैं, तो किसान थोड़ा सा किसान जो है वो उतना जागरूक नहीं था उस टाइम पे, उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो योजनाओं को जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो अच्छे से समझ नहीं सकता था। ठीक है, तो वैज्ञानिकों द्वारा जो कृषि संबंधी अनुसंधान हो रहे थे उसको प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को दिखाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि जब किसान उसको देखता है, प्रदर्शन के माध्यम से देखता है खेती को, तो उसको ज़रूर अच्छे से जो समझ सकता है, तभी वो अच्छे से उसको अपना सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फार्मर से पुअर था, उतना अच्छा टेक्निकल फॉरवर्ड नहीं था, पढ़ा लिखा कम था, इसलिए प्रदर्शन विधि जो है वो किसानों को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जो है वो होती है। तो प्रदर्शन विधि के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ये प्रदर्शन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था, लगभग 1 एकड़ भूमि पर किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है और किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो जो प्रशिक्षण है, प्रदर्शन परीक्षण है, वो तमाम प्रकार के विषय विशेषज्ञ के द्वारा ये जो है वो दिया जाता है किसानों को, जिससे किसान को कुछ एकड़ भूमि जो है वो किसानों की ली जाती है और उस पर वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा जो है वो खेती कराई जाती है और फिर किसान को उसको दिखाया जाता है, जिससे किसान उसको जो है अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जानने में आवश्यकता होती है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद तो इसमें प्रमुख रूप से लागत व आय को पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रख करके उन्हें पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इस योजना के माध्यम से किसानों को कितना लागत आई खेत में और कितना शुद्ध आय प्राप्त हुई। ठीक है, कितना लागत इनपुट क्या लगा और उसके बदले आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, कितना आय प्राप्त हुई, इसका पूरा ब्यौरा किसान को दिखा दिया जाता है और फिर किसान जो है वो लाभ हानि को अच्छे से समझ लेता है और उस कृषि पद्धति को जो है वो अच्छे से अपना लेता है। तो यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसके बाद कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP, इसको कहते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम या कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब चलाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य था देश की चुनी हुई बड़ी मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता में तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तो जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका मुख्य उद्देश्य था कि सिंचाई की पद्धतियों को विकास करना। ठीक है, क्योंकि खेत के उस समय 1975 में भारत में कई सारे सिंचाई के संसाधन उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना, वर्षा जल को संचय करना, तालाब का निर्माण करना, ठीक है, वाटर शेड का डेवलपमेंट करना, वाटर शेड का विकास करना, जल का संरक्षण करना और सिंचाई के लिए कृषि की सिंचाई की जो समस्या है उसको निराकृत करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो योजना सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो चलाई गई थी इंडिया में। ठीक है, 1975, 74 और 75 में। इसकी विशेषताएं क्या थी? 1 अप्रैल 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास का जल प्रबंधन कार्यक्रम इसको कर दिया गया। ठीक है, इसको 1 अप्रैल 2004 को चेंज कर दिया गया इसका नाम, और क्या कर दिया गया? कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, यानी जल प्रबंधन, यानी जो वाटर शेड हैं, वाटर शेड का विकास करना। ठीक है, सिंचाई जल का विकास करना, सिंचाई जल को ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपलब्ध कराना, वर्षा जल का संचय करना, सही रूप से जल का प्रबंधन करना, सिंचाई की उचित विधियों का विकास करना जिससे कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और पानी की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो ये योजना प्रमुख रूप से किससे निर्भर थी? सिंचाई से संबंधित थी। सिंचाई की वृद्धि करना, जल का प्रबंधन करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होता। ठीक है, इसके बाद सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम।
सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे हम DPAP कहते हैं, ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम, से ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सूखा आशंकित क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। ठीक है, आशंकित क्षेत्र में भूमि, जल, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूल उपयोग करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। ठीक है, तो जो हमारे ये योजना प्रमुख रूप से सूखा क्षेत्र में चलाई गई थी, जो हमारे ड्रॉट एरियाज हैं, सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये प्रमुख रूप से योजना चलाई गई थी। उन क्षेत्रों का विकास करके जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जल है, ठीक है, जल है, भूमि है और जो श्रम है, उन सभी का सदुपयोग करके कैसे खेती की पद्धति को अपनाया जाए। ठीक है, जो सूखा क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से खेती की पद्धति को अपनाया जाए जिससे उत्पादन को प्राप्त किया जा सके, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उस कार्यक्रम को जो है विकसित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, जो भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं उनको कैसे हम सदुपयोग कर सकें, यानी वर्षा जल का संचय करना। ठीक है, और उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना, सूखा सहन वाली करने वाली प्रजातियों को अपनाना। ठीक है, मोटे अनाज की खेती करना और जो सूखा सहन करने वाली फसलें हैं उसको उगाना, और उस क्षेत्र में हम कैसे उत्पादन जो है वो सूखा ग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि की प्रणालियों को विकसित करना आदि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी? कार्यक्रम को वित्त व्यवस्था केंद्र एवं संबंधित राज्य द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 75 और 25 का था। तो इसका जो बजट था, जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो कम्बिनेशन था वो 75 और 25 का था। ठीक है, सेंट्रल का 75% था और 25% जो है वो राज्य का अनुपात जो है वो बजट का अनुपात इसमें रखा गया था। ठीक है, इस योजना का वर्तमान में वाटरशेड विकास कार्यक्रम में समाहित कर दिया। तो वाटरशेड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी में इस योजना को जो है वो जोड़ दिया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में। इसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम जिसको क्या कहते हैं? DDP, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम ये कब चलाया गया था? वर्ष 1977-78 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1977-78 में। इसका उद्देश्य क्या था? मरुभूमि को बढ़ने से रोकना, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को कम करना और प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करना, इन भूमि की उत्पादकता, जल संसाधनों को बढ़ाना। ठीक है, तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मरुभूमि का मतलब क्या होता है? जो शुष्क क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उसे मरुभूमि कहते हैं। यहाँ पर जो है वो कृषि का विकास करना, उन्नतशील तकनीक को अपनाना। ठीक है, तो कृषि की कैसे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, कौन सी कृषि की प्रणाली को अपनाया जाए जिससे किसानों को अधिक फायदा हो। ठीक है, जमीन का कैसे सदुपयोग किया जाए, पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, सिंचाई की विधियों का किस सिंचाई की पद्धति को अपनाया जाए, इन सभी को कैसे सदुपयोग किया जाए और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, इन क्षेत्रों को विकास से संबंधित उत्पादकता और जल संसाधनों को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसकी विशेषताएं क्या थी? यह कार्यक्रम जो है वो 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर कार्यान्वित किया गया था और गर्म शुष्क क्षेत्रों, हॉट एयर एरियाज में निधियों फंड्स का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों में के द्वारा 75 और 25 का था। ठीक है, तो इसमें जो बजट का, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो बजट का बंटवारा था, पैसे का बंटवारा था, वो था 75 और 25 का। ठीक है, इसके आधार पर किया गया था। इस कार्यक्रम को भी वाटरशेड विकास कार्यक्रम में एकीकृत कर दिया गया। तो जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है वो भी सूखे क्षेत्र संबंधित है, शुष्क क्षेत्रों संबंधित है, इसीलिए उसको वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही जो है वो वर्तमान में समाहित जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट,
तो रिसर्च नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1988 ईस्वी में ICAR, ठीक है, ICAR के द्वारा जो है वो नई दिल्ली द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 1988 में ICAR द्वारा शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को देश की विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के समाधान एवं महत्वपूर्ण साधन के रूप में मजबूत करना, ठीक है। तो जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें जो अनुसंधान, कृषि संबंधित जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, रिसर्च सेंटर में जो भी कृषि अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, किसानों को सरल भाषा में कैसे उसको समझाया जाए जिससे कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान, तो जो भी कृषि अनुसंधान थे, जो एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो नई नई तकनीकों का जो कृषि में रिसर्च अनुसंधान था उसको किसानों तक कैसे बताया जाए, कैसे पहुंचाया जाए और किसानों को कैसे का अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। देश के लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को और महिलाओं को उद्योग, सेवा तथा कारोबार में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो रोजगार की दृष्टिकोण से जो योजना पहली चलाई गई थी उसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये कब चलाई गई थी? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में चलाई गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था देश में जो अशिक्षित बेरोजगार युवा और महिलाएं हैं उनको उद्योग, सेवा तथा कारोबार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। उनको शिक्षित करना, उनको प्रशिक्षण देना और जो औद्योगिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उनको शिक्षित करके अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उनको रोजगार दिलाना जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद इसके लिए चुने गए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगार, उनकी आयु 35, पारिवारिक आय 40,000 रुपये वार्षिक कम, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका सिलेक्शन किया गया था। जो हाई स्कूल 8वीं पास जो उत्तीर्ण थे, 8वीं पास जो बेरोजगार थे उनका चयन किया गया, उसके तहत उनको आर्थिक सहायता भी दी गई और उनको कई प्रकार के रोजगार से संबंधित, स्वरोजगार से संबंधित चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण अंचल संबंधित जो है वो चीज़ों के लिए, तमाम जो है वो व्यावसायिक चीज़ों के लिए, औद्योगिक चीज़ों के लिए उनको प्रमुख रूप से प्रशिक्षित जो है वो किया गया था। इसमें कई चीज़ों का अलग अलग प्रावधान है तो उसके तहत इनको प्रशिक्षण दिया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था और यह जो है वो 2008 से इस योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया था, ठीक है। और वर्ष 2008 ईस्वी में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत समाहित कर दिया था और वर्तमान ईस्वी में इसे कई अलग अलग से मनरेगा चल रहा है, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत इसको जो है वो समाहित जो है वो मनरेगा के द्वारा जो है इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो हम डिस्कस किए आपसे। अभी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।